लिखो क्वेश्चन, लिखो रहा वहाँ पे, लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहाँ पे, a YouTube having horizontal arm, a YouTube having horizontal arm of length 20 centimeter, a YouTube having horizontal arm of length 20 centimeter has uniform cross sectional area, has uniform cross sectional area 1 centimeter square, has uniform cross sectional area 1 centimeter square. It is filled with water. It is filled with water of volume 60 cc. It is filled with water of volume 60 cc. What volume of liquid? What volume of liquid of density 4 gram per cc? What volume of liquid of density 4 gram per cc should be poured? What volume of a liquid of density 4 gram per cc should be poured from one side into the U-tube so that no water is left in the horizontal arm of the tube. What volume of liquid of density 4 gram per cc should be poured from one side into the U-tube so that no water is left in the horizontal arm of the tube? बताओ, इस तरह से ट्यूब गिवन है कि नहीं गिवन है, और ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होगा हॉरिजॉन्टल वाले का? 20 इंटू 1, तो इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं है? अब यहां पे किसको लाके फिल किया गया है? लाके फिल किया गया है वाटर को। अब बताओ, जब वहां पे लिखवाया था कि अगर हम एक सिंगल लिक्विड को लाके फिल करेंगे तो वहां पे दोनों साइड लिक्विड कॉलम की हाइट सेम रहती कि नहीं रहती है? अब बताओ, दोनों साइड अगर लिक्विड कॉलम की हाइट सेम है, यहां पे अगर 20 है तो यहां पे भी कितना होना चाहिए? तो 20 इंटू 1 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे भी कितना? देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे। तो इनिशियली जब यहां पे हम वाटर को लाके फिल करेंगे तो ये वाटर लेवल की क्या रही होगी? हाइट रही होगी वहां पे। अच्छा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी थी वहां पे 1 ग्राम पर सीसी। यही वाटर की डेंसिटी थी कि नहीं थी वहां पे? अच्छा, जो लिक्विड लाके फिल कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है? 4 ग्राम पर सीसी। तो अब जो डायग्राम रहेगा वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा? वहां पे ये तुम्हारा यूट्यूब, अच्छा, जब हमने दूसरी लिक्विड को लाके फिल किया तो हो क्या रहा है? वाटर हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं रहा,
तो इस तरह से हमारी दूसरी लिक्विड आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, दूसरी लिक्विड ऐसी आ गई कि नहीं आ गई? अब उस साइड क्या बचा? ऐसा होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? अब बताओ यहां पे हाइट कितनी बन गई? देखो, वाटर तो इनकंप्रेसिबल है, जो भी लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो यहां पे जो हाइट आनी चाहिए, बताओ वॉल्यूम कितना था वाटर का? 60। बाद में भी कितना आना चाहिए? तो ये जो हाइट मिलेगी, ये हाइट वहां पे 60 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी वहां पे? ये तो कितना था वहां पे? हमें क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है? जो हमने लिक्विड लाके फिल करी उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है? वॉल्यूम। तो मान लो जो हमने लिक्विड लाके फिल करी उसकी लेफ्ट लिम में हाइट कितनी है? h। अब क्या करोगे वहां पे? अब देखो वहां पे क्या लिखवाया था? वहां पे लिखवाया था ये पॉइंट कहां पे और ये पॉइंट कहां पे? सेम लेवल पे। अच्छा, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे। यहां पे लिक्विड की डेंसिटी भी क्या है? सेम है। तो अब क्या करोगे वहां पे? तो प्रेशर को हम क्या करें? इक्वेट करें वहां पे। अच्छा, इस साइड प्रेशर कितना बनेगा? इस साइड अगर प्रेशर देखोगे तो वो हो जाएगा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G इंटू H होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, अब इस साइड का जो प्रेशर रहेगा उसको हम क्या लिखें? इस साइड का जो प्रेशर आएगा वो P रहेगा। P की वैल्यू क्या होगी? P नॉट इंटू, अब इसके ऊपर हाइट किसकी होगी? वाटर की। तो वहां पे क्या लिखोगे? रो W इंटू जी, हाइट कितनी? 60। अब इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर को वहां पे क्या करो? इक्वेट करो। इसको हम ऐसे भी समझ सकते ही नहीं सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है उसमें जो लिक्विड है, ये लिक्विड का एलिमेंट पूरा कैसा है? रेस्ट में। इसका मतलब है कि यहां से अगर प्रेशर P आएगा तो यहां पे भी प्रेशर कितना आना चाहिए? P आना चाहिए। तभी तो ये लिक्विड का एलिमेंट पूरा कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब इन दोनों को अगर तुम इक्वेट करोगे तो P नॉट क्या होगा? कैंसिल आउट होगा, G से G कैंसिल आउट होगा। रिजल्ट क्या निकल के आएगा? रो L इंटू एच इक्वल्स टू रो W इंटू 60। रो W 1, रो L कितना? 4। तो H की वैल्यू वहां पे 15 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी वहां पे? होगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो यहां पे हाइट कितनी? 15। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1। यहां पे कितना? 20 इंटू 1। तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर क्यूब। लिखा इतना? हो गया? अबे हुआ कि नहीं हुआ? फिर लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। एन ओपन एंडेड यू ट्यूब
लिखो वहां पे, एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, an open-ended U-tube, an open-ended U-tube of uniform cross-sectional area, an open-ended U-tube of uniform cross-sectional area contains water standing initially 20 centimeters from the bottom, standing initially 20 centimeters from the bottom in each arm. फिर लिखो वहां पे, an immiscible liquid of density 4 gram per centimeter cube, an immiscible liquid of density 4 gram per centimeter cube is added to an immiscible liquid of density 4 gram per centimeter cube is added to one arm until a layer 5 centimeter high, forms as shown in figure. An immiscible liquid of density 4 gram per centimeter cube is added to one arm until a layer 5 centimeter high forms as shown in figure above. What is the ratio of H2 by H1? What is the ratio of H2 by H1 of the height of the liquid? What is the ratio of H2 by H1 of the height of the liquid in the two arms? तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लो यार। तो इस तरह से यहां पे यूट्यूब गिवन है, तो इस तरह से यहां पे हमारे पास क्या है, यूट्यूब है। अच्छा, पहले वहां पे क्या फील्ड है, पहले वहां पे वाटर फील्ड है। इनिशियली क्या वाटर है कि नहीं है? अच्छा, जब इनिशियली हमने यहां पे वाटर को लाके फिल किया तो वाटर की हाइट कितनी है फ्रॉम द बॉटम? अच्छा, इसकी लेंथ कितनी मान लें यहां पे? L। और अगर जरूरत पड़ेगी तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? A। अच्छा, अब ये बताओ जो वाटर यहां पे है, वाटर का वॉल्यूम कितना? इस डायग्राम को देख के बताओ वाटर का वॉल्यूम कितना? तो वाटर का वॉल्यूम यहां पे कितना? A इंटू L। इस साइड भी कितना?
20 इंटू ए प्लस क्या हो गया 20 इंटू ए, तो जो वाटर का वॉल्यूम होगा, वाटर का वॉल्यूम 40A प्लस AL होगा कि नहीं होगा यहां पे। और हमें मालूम है लिक्विड हमारी कैसी है, इनकंप्रेसिबल है। अब क्या बोल रहा है यहां पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है और डायग्राम इस तरह से गिवन है। ये वाटर आ गया यहां कहीं, यहां पे इस तरह से शो कर रहा है वाटर, और ये जो हाइट है ना, ये हाइट वहां पे दी है H2। यहां पे हमने क्या किया है, एक लिक्विड को लाके फिल किया है, और जो भी लिक्विड है वो यहां तक है, ऐसी इतनी लिक्विड है, और ये हाइट का डिफरेंस दिया है। तो डायग्राम में ये दिया है कितना, नहीं ये 5 नहीं है, ये 5 है। एक मिनट, ये हाइट दी है वहां पे कितनी 5 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो है H1। और हमें रेशो क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेशो कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो H2 बाय H1 की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, लिक्विड की डेंसिटी गिवन है कि नहीं गिवन है, हमें H1 H2 की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं है, तो कल रेशियो चाहिए ना वहां पे, तब क्या करें, कहां प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं, बोलो। जहां पे दोनों लिक्विड का इंटरफेस होगा, एक तो यहां पे हम प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं, इसके नीचे भी क्या होता है, तो यहां पे अगर एक पॉइंट लोगे और यहां पे एक पॉइंट लोगे, तो बताओ ये दोनों पॉइंट सेम हाइट पे हैं कि नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट पे देखो, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे हैं, डेंसिटी भी क्या है, तो इन दोनों पॉइंट पे हम प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं, नहीं इक्वेट कर सकते हैं। अब बताओ इस पॉइंट पे प्रेशर की इक्वेशन क्या लिखें, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता ही नहीं बढ़ता है, तो यहां प्रेशर क्या लिखा P0 प्लस
इसकी डेंसिटी मान लो वहां पे ρ1 है, इसकी डेंसिटी बाद में वैल्यू पुट करें तो ऐसे लिखें पी नॉट प्लस क्या हो गया ρ1 इंटू जी, हाइट सेंटीमीटर में। फिर इसके बाद यहां से और कितना नीचे गए तो वहां पे आ जाएगा ρ2 इंटू जी इंटू H1 - 5 होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, इस पॉइंट पे अगर प्रेशर लिखना है तो P की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू हो जाएगी P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू क्या हो गया H2। अब बताओ इन दोनों को जब इक्वेट करोगे तो पी नॉट वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, नहीं कैंसिल आउट होगी? जी वाली टर्म भी क्या हो गई? तो चेक करो इक्वेशन ऐसी बन रही ना, 5ρ1 प्लस क्या होगा ρ2 इंटू H1 - 5 किसके बराबर? ρ2 इंटू H2 के। नहीं निकलेगा ना रिलेशन? एक और चाहिए होगा क्या रिलेशन? देखते हैं अभी, पहले चेक करो कितना आ रहा है ये। क्योंकि यहां से हमें केवल ρ1 ρ2 में एक रिलेशन, H1 H2 में रिलेशन मिलेगा। CGS में सबकी वैल्यू पुट कर देना वहां पे, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में ली है भाई, जो भी हाइट है वो हाइट हमारी सेंटीमीटर में है, तो डेंसिटी पुट करो CGS में। ρ1 की वैल्यू कितनी थी? 4 ना, 4 ग्राम पर सीसी, और ρ2 कितना था? ρ2 था 1 ग्राम पर सीसी वहां पे। तो चेक करो क्या आ रहा है रिलेशन? H2 - H1 इक्वल्स टू 15 की 15। अब बोलो दूसरी इक्वेशन अब कहां से मिलेगी? तो वहां से भी क्या मिलेगा? वहां से भी यही रिलेशन मिलेगा वहां पे। अबे दूसरी प्रॉपर्टी अब क्या यूज करना है? वॉल्यूम को इक्वेट करना है। किसके वॉल्यूम को हम इक्वेट कर दें? बताओ वाटर का वॉल्यूम कितना था? अबे वाटर का वॉल्यूम पहले कितना था? वाटर का वॉल्यूम था 40A प्लस AL था, ये था। अच्छा, बाद में अगर वाटर का वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो ये वॉल्यूम तो वही रहा कि नहीं रहा? ये वॉल्यूम कितना? A इंटू H2, और ये जो रहेगा वो हो जाएगा प्लस A इंटू H1 - 5। देखो है कि नहीं वहां पे? यही वॉल्यूम है कि नहीं वहां पे? अब क्या करोगे? इक्वेट करोगे। ये 40 इंटू L था ना? अबे यहां पे 40, अच्छा 40, ये तो क्या था? A इंटू L था ना? तो A इंटू L क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। A भी हटेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 40 इक्वल्स टू H2 प्लस H1 - 5, इसको बोलो इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन आएगी जब प्रेशर को हम इक्वेट करेंगे, और दूसरा रिलेशन आएगा, हमें मालूम है लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, तो वॉल्यूम को हम वहां पे क्या कर दें? इक्वेट कर दें। चेक करो सही लिखा है नहीं लिखा है वॉल्यूम वहां पे? क्या बोल रहा है? अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। बेसिकली में H1 H2 कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तब जाके रेशो मिलेगा। तब कैलकुलेट करो H1 और H2।
अबे H2 कितना है पहले ये देखो, H2 प्लस H1 45 आ गया ना, तो H2 प्लस H1 कितना 45। अब क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो जरा, दोनों को ऐड करोगे तो H1 H1 कैंसिल आउट होगा, 2H2 45 प्लस 15 कितना 60, तो H2 कितना आ गया, H2 अगर 30 तो बताओ H1 कितना 15, और ये सब सेंटीमीटर में। और बताओ H2 मालूम है, H1 मालूम है, तो जो चार ऑप्शन थे इसमें से एक ऑप्शन था 2:1, तो जो आंसर आएगा वो आएगा कितना 2:1। आया इतना समझ में? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार, और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एग्जाम में। लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब, क्वेश्चन में लिखो वहां पे, देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, two liquids, there is a circular tube in a vertical plane, two liquids which do not mix, two liquids which do not mix and of densities d1 and d2, two liquids which do not mix, two liquids which do not mix and of densities d1 and d2 are filled in the tube, are filled in the tube, each liquid subtend 90-degree angle at the center, two liquids which do not mix and of density d1 and d2 are filled in the tube, each liquid subtends 90-degree angle at the center, radius joining their interface, radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical, radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical, ratio d1 by d2 is, और ये क्वेश्चन 2 बार आया है आईआईटी में, एक बार सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास है यहां पे एक यू ट्यूब, एक सर्कुलर ट्यूब, ये सर्कुलर ट्यूब किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, और इस तरह से यहां पे दो लिक्विड हैं, इस तरह से यहां पे दो लिक्विड आ रही है, तो एक लिक्विड ये है और ये जो लिक्विड है ईच लिक्विड कितना एंगल फॉर्म कर रही है 90 डिग्री, तो ये भी कितना 90 डिग्री, उस साइड का भी कितना 90 डिग्री, तो ये लिक्विड दूसरी यहां पे ऐसी, तो इस तरह से दूसरी लिक्विड है। अच्छा, और साथ में क्या मेंशन किया गया है वहां पे, जो कॉमन इंटरफेस है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, रेडियस जॉइनिंग देयर इंटरफेस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, तो ये जो डायग्राम रहेगा ये एंगल अल्फा है कि नहीं। अच्छा, डेंसिटी भी बोल रहा है वहां पे, ये दिए डायग्राम में D2,
और ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी दी है d1, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है d1 बाय d2 का रेशियो। बोलो अब क्या करोगे आप? बताओ कहां पे प्रेशर को इक्वेट कर सकते हैं? मैंने क्या बोला था, जब भी किसी ट्यूब में दो लिक्विड को लाके फिल करेंगे तो प्रेशर कहां पे इक्वेट होगा? दोनों के इंटरफेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे। तो ये इंटरफेस है कि नहीं है? तो ये तुम्हारा हो गया वहां पे इंटरफेस। अब यहां पे एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, ऐसी। अब बताओ इस पॉइंट पे हम प्रेशर को इक्वेट कर सकते ही नहीं कर सकते? अबे हाँ है ना। तो यहां पे एक पॉइंट लो और यहां पे एक पॉइंट लो, और इन दोनों पॉइंट पे अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को इक्वेट करेंगे। अच्छा, इस साइड का प्रेशर अगर कितना है P, तो इस साइड का प्रेशर भी क्या होगा? देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, ये रिमेनिंग पोर्शन में क्या रहा होगा? एयर रही होगी, तो उसका भी कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तो मान लो इस साइड जो एयर है उसका प्रेशर कितना है? P डैश। अब ध्यान, अब पूरी एयर में प्रेशर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यहां पे भी प्रेशर कितना एयर के कारण? P डैश। अब हो सकता है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक हो सकता है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं भी हो। तो हमने मान लिया यहां प्रेशर P डैश, यहां प्रेशर P डैश, और ये पूरी वहां पे एयर है। ये भी हो सकता है कि वहां पे कुछ वैक्यूम भी बन रहा हो वहां पे। तो हमने कुछ भी मान लिया, प्रेशर कितना? P डैश। अब देखो लेफ्ट साइड आओ जरा, बताओ लेफ्ट साइड में प्रेशर को क्या लिखूं? लेफ्ट साइड प्रेशर को लिखूं P डैश प्लस क्या होगा? अबे यहां पे प्रेशर P डैश है कि नहीं है? अब डेंसिटी कितनी? रो इंटू जी। अब बताओ हाइट कितनी? बोलो हाइट कौन सी लेंगे? देखो ये हाइट लोगे कि नहीं लोगे? हमें इस हाइट से मतलब है कि नहीं है? इस हाइट से। देखो चेक करो डायग्राम में सही बोल रहा नहीं बोल रहा हूं भाई? डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा तो हमें ये हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताओ ये हाइट कैसे मिलेगी? ये एंगल अगर अल्फा है तो बताओ ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया, अब बताओ ये एंगल अगर 90 माइनस अल्फा है तो ये डिस्टेंस कितना? ट्रिग्नोमेट्री यूज करो भाई। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री से परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा कि नहीं होगा? तो ये जो डिस्टेंस है बताओ, ये डिस्टेंस r cos 90 माइनस अल्फा, चेक करो r sin अल्फा है क्या? अभी प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन यही लेते नहीं थे, r cos 90 माइनस अल्फा। तो चेक करो r sin अल्फा है कि नहीं वहां पे? अच्छा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है कि नहीं है? तब चेक करके बताओ ये हाइट कितनी? r cos, देखो चेक करो ये r cos अल्फा है कि नहीं है? तो बताओ ये जो हाइट तुमने h लिखी है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी? h की वैल्यू हम लिखे वहां पे r cos अल्फा माइनस r sin अल्फा। तो चेक करो जो प्रेशर P रहेगा, P की वैल्यू हो जाएगी P डैश इंटू D1 इंटू जी इंटू R
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? चेक करो हाइट सही निकाली नहीं निकाली। अब दूसरी हमें हाइट ये चाहिए कि नहीं चाहिए यहां पे? अब कैसे मिलेगा वहां पे? तो अगेन यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो यार, बताओ ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दें हॉरिजॉन्टल। अभी कर सकते नहीं कर सकते हैं? अब बताओ ये एंगल अल्फा, ये एंगल कितना, तो ये एंगल कितना अल्फा होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r है, तो डेप्थ ये ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? बताओ ये डेप्थ क्या होगी? r साइन अल्फा। तो अब अगर प्रेशर लिखने जाओगे तो प्रेशर को लिखोगे P इक्वल्स टू पी डैश, डेंसिटी कितनी, रो इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा होगा। अब दूसरी हाइट हमें कौन सी चाहिए? अभी ये हाइट मिल गई आर कॉस अल्फा। अब ये हाइट और कैलकुलेट करनी नहीं कैलकुलेट करनी है? अब ये अल्फा, ये एंगल, ये डिस्टेंस आर, तो चेक करो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आर पहला वाला आर साइन अल्फा होगा ना, ये जो रहेगा पहले होगा आर साइन अल्फा और बाद वाला क्या होगा, आर कॉस अल्फा। चेक करो है कि नहीं वहां पे? तो उससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं वहां पे, हम यही लिखते ना वहां पे, प्लस क्या हो जाएगा d2 इंटू जी इंटू क्या हो गया आर, होगा नहीं हुआ, रो जी एच, डेंसिटी सेम है कि नहीं सेम है वहां पे? अब इसको अगर इक्वेशन 1 बोल रहे हो, इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हो, तो दोनों को वहां पे क्या करो, इक्वेट कर देगा। अब बताओ दोनों को इक्वेट करोगे, पी डैश से पी डैश क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जी आर भी कैंसिल आउट हो गया, नहीं कैंसिल आउट हो गया? तो रिजल्ट वहां पे हो जाएगा d1 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d2। चेक करो ये होगा कि नहीं होगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। अबे है ना? अब क्या हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है d1 बाई d2, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होगा। ऊपर नीचे कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे अगर कॉस अल्फा से डिवाइड करोगे तो यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा टेन अल्फा, यहां पे हो जाएगा 1 और यहां पे क्या हो जाएगा फिर से। तो जो आंसर था, आंसर है यहां पे 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन था 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन कितना, 1 माइनस टेन अल्फा। क्लियर? हमें प्रेशर को कहां पे इक्वेट करना है, जिस जगह दोनों लिक्विड का इंटरफेस होगा वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और इस पॉइंट पे प्रेशर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वहां पे हमने प्रेशर को क्या कर दिया है, इक्वेट कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन 2014 का है, लेकिन सेम ऐसा क्वेश्चन देखोगे 1998 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन सब्जेक्टिव में था। एक में अल्फा पूछा गया है, फिर दूसरे पार्ट में बोलता है कि इसको हल्के से डिस्प्लेस किया और अब ये लिक्विड ऑसिलेट करेगा, तो वहां पे उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। क्लियर है ना? तो देखना मॉड्यूलर बुक में इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, तो केवल ये ध्यान रखना है जहां पे कॉमन इंटरफेस होगा उसी लाइन पे प्रेशर को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। रब करो इतना। फिर देखो
यहां पे शो कर रहे हैं हम कंटेनर, और जो भी कंटेनर है, कंटेनर के अंदर फिल्ड है लिक्विड। तो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या फिल्ड किया गया है? लिक्विड। और यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम इस तरह से एक लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन कर रहे हैं। तो कंटेनर में क्या फिल किया गया है? कंटेनर में फिल किया गया है लिक्विड, और इस तरह से हमने लिक्विड के एक एलिमेंट को क्या किया है? इमेजिन किया है। तो जो भी डायग्राम है, डायग्राम में हमने लिक्विड का एक एलिमेंट इमेजिन किया है। अब बताओ, ये जो लिक्विड का एलिमेंट है, ये एलिमेंट रेस्ट में है कि नहीं है? भाई हम जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड पूरी रेस्ट में। तो ये जो हमने लिक्विड का एलिमेंट इमेजिन किया, ये लिक्विड का एलिमेंट रेस्ट में है कि नहीं है? हमें मालूम है सराउंडिंग लिक्विड क्या कर रही होगी। सराउंडिंग लिक्विड इसके ऊपर सभी तरफ से क्या अप्लाई करेगी? प्रेशर। प्रेशर के कारण क्या बन रहा होगा? फोर्स। और फोर्स हमेशा एक्ट करता है नॉर्मली। तो बताओ, इस तरह से सभी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको बोल दो यहां पे F1, F2, F3। तो इस तरह से नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे वहां पे। क्लियर? जो भी हमने लिक्विड का एलिमेंट कंसिडर किया है, उस पर सराउंडिंग लिक्विड सभी तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रही है। प्रेशर के कारण क्या बन रहा होगा? फोर्स बन रहा होगा। अच्छा, ये जो भी फोर्स है किसके कारण बना है? सराउंडिंग लिक्विड के प्रेशर के कारण। अबे सराउंडिंग लिक्विड का जो प्रेशर रहेगा, उसी प्रेशर के कारण यहां पे फोर्स बना है कि नहीं बना है? अब बताओ, किसी पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट कहां होना चाहिए? तो देखो, अगर इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? इस पूरे एलिमेंट का वेट कहां लग रहा है? नीचे। और बताओ, अगर और कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इस वेट के कारण ये कहां चला जाएगा? नीचे। तो जो सराउंडिंग लिक्विड ने जितना भी फोर्स अप्लाई किया, इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट कहां आना चाहिए? इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट आना चाहिए ऊपर की ओर। क्लियर? तो Fr क्या है? Fr वहां पे रिजल्टेंट फोर्स है। किसके कारण? सराउंडिंग लिक्विड ने जितने भी फोर्स लगाए हैं, उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट क्या है? Fr है। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, इसी को वहां पे हम नाम देते हैं बॉयंसी फोर्स। या तो हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे बॉयंसी फोर्स। या तो हम बॉयंसी फोर्स बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। इतना डायग्राम ड्रॉ किया नहीं ड्रॉ किया तुम लोगों ने? सबसे पहला पॉइंट लिख लेना वहां पे कि जब भी हम बॉयंसी फोर्स की बात करेंगे, डेफिनेशन में लिखवाता हूं, बॉयंसी सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड। जो भी बॉयंसी फोर्स है, उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड होगा। अच्छा, बॉयंसी फोर्स किसके कारण बनता है? ये बॉयंसी फोर्स किसके कारण बना? सराउंडिंग लिक्विड के प्रेशर के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो वहां पे, इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ सराउंडिंग लिक्विड। फोर्स ऑफ
इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ सराउंडिंग लिक्विड। सराउंडिंग लिक्विड ने जो फोर्स अप्लाई किया है, उन सभी फोर्स के रिजल्टेंट को हम नाम क्या देते हैं? बॉयंसी फोर्स। और ध्यान ना, लिक्विड, सराउंडिंग लिक्विड ने फोर्स अप्लाई किया है और ये फोर्स अगर अपवर्ड नहीं हुआ तो फिर उसको हम बॉयंसी फोर्स नहीं बोलेंगे, फिर उसको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। समझे क्या बोल रहा हूं? सराउंडिंग लिक्विड ने जो भी फोर्स अप्लाई किया, अगर उन सभी फोर्स का रिजल्टेंट कहां निकल के आया? अपवर्ड, तो उसको हम नाम देंगे बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट। लेकिन सराउंडिंग लिक्विड ने जो भी फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स अगर नीचे की ओर निकल के आया, ऊपर की ओर नहीं निकल के आया, तो उसको हम नाम देते हैं वहां पे क्या? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ केसेस जहां पे फोर्स कहां बन रहा होगा? नीचे की ओर बन रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या करो, यहां पे अब यहां पे क्या करो, तुम एक ब्लॉक को इमेजिन करो जरा। अब तुम इस तरह से इमेजिन करो कि ये लिक्विड है और लिक्विड के अंदर हम एक ब्लॉक को लेके आ गए, सॉलिड ब्लॉक को। तो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हम क्या कर गए? एक सॉलिड ब्लॉक को लेके आ गए। अब ये जो सॉलिड ब्लॉक है ना, इसको तुम क्यूब मान लो। हमें कैलकुलेशन करना है इसलिए हमने इसको क्यूब कंसिडर कर लिया। डायमेंशन कुछ भी मान सकते हो। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि इस ब्लॉक के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं? एक क्यूब को लेके आ रहे हैं। हो सकता है ये क्यूब एल्यूमिनियम का बना हो सकता है क्यूब कॉपर का बना हो सकता है ये क्यूब किसका बना हो? आयरन का बना हो। तो हम यहां पे क्यूब को लेके आ रहे हैं और क्यूब मान लो कितनी डेप्थ पे है? एट अ डेप्थ h। ये h होगा तो ये डिस्टेंस a होगा कि नहीं होगा वहां पे? अब देखो, जिस क्यूब की बात कर रहे हो ये क्यूब है कि नहीं है तुम्हारा वहां पे? अब बताओ, इस क्यूब के चारों ओर लिक्विड है कि नहीं है? अब इस क्यूब के चारों ओर अगर लिक्विड होगी तो वो लिक्विड क्या अप्लाई करेगी? प्रेशर। प्रेशर के कारण क्या बनेगा? फोर्स। और हमें मालूम है प्रेशर हमेशा सरफेस पे कैसा एक्ट करता है? तो यहां पे प्रेशर लिखो P1। यहां पे प्रेशर कैसा एक्ट कर रहा होगा? नॉर्मली इसको बोलोगे P2। अच्छा, प्रेशर इस सरफेस पे भी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? लिखा है ना? अब ये बताओ, इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट कैसे हैं? सेम लेवल पे। तो प्रेशर क्या होगा? तो इसके कारण जितना फोर्स लेफ्ट बनेगा, इसके कारण उतना ही फोर्स कहां बनेगा? तो ध्यान रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल वाले प्रेशर होंगे, इनके कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। होगा? अब बताओ, ये जो भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स बन रहा है क्या? नहीं। लेकिन ऊपर प्रेशर कितना है? P1। प्रेशर इंटू एरिया, बताओ ये क्या दे देगा? फोर्स। ध्यान है, क्यूब का एरिया कितना बनेगा? A²। साइड की लेंथ A ली है, यहां पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दें? बताओ ये फोर्स बन गया कि नहीं बन गया? और हमें ये मालूम है किस साइड प्रेशर ज्यादा होता है? P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा? P2 बड़ा होगा। डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है। अच्छा, P1 P2 की इक्वेशन भी तुम लिख लो। P1 की इक्वेशन क्या लिखोगे? P1 की इक्वेशन लिखोगे P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। इसको रोएल लिख दो। रोएल का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो यहां पे सिंबल यूज करो रो एल। रोएल को लिखो वहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो भी P1 प्रेशर होगा, P1 प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस वहां पे क्या हो गया? रोएल जी एच। अच्छा, अब P2 प्रेशर को क्या लिखोगे? P2 प्रेशर को तुम लिखोगे वहां पे P0 प्लस रोएल इंटू जी। अब बताओ कितना नीचे आ गए? H प्लस है। देखो है कि नहीं वहां पे? तो P1 मिल गया, साथ में हमें क्या मिल गया? P2 मिल गया। अब ध्यान ना, बाकी कोई फोर्स हमें मतलब नहीं है, हमें केवल वो फोर्स देखना है जो लिक्विड अप्लाई करने जा रही है।
अब बताओ लिक्विड ने जो नेट फोर्स अप्लाई किया, ये मालूम है P2 ज्यादा है, P1 क्या है, तो नेट फोर्स कहां आएगा, तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 इंटू क्या होगा ए स्क्वायर। भाई नीचे का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर का प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स कहां बना, तो देखो बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जिस बॉडी पे हमें बॉयंसी फोर्स देखना है वहां पे हम प्रेशर डिफरेंस निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, एरिया से। अब बताओ यहां पे अगर तुम सबकी वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करो यार, P2 माइनस P1 सब्ट्रैक्ट करो यार, P0 कैंसिल आउट होगा, रो एल जी एच कैंसिल आउट होगा, केवल क्या बचेगा, रो एल जी ए बचेगा, इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर। देखो है इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहां पे है ना। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स बना है, ये रिजल्टेंट फोर्स किसके कारण बना है, वाटर के कारण। तो इसी फोर्स को यहां, वाटर या लिक्विड के कारण, इसी फोर्स को हम नाम देते हैं बॉयंसी फोर्स। तो जो भी बॉयंसी फोर्स है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, उसको हम डिनोट करेंगे वहां पे किससे, एफ बी से। अब बताओ जो बॉयंसी फोर्स निकल के आया उसको अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये लिखें ए क्यूब इंटू रो एल इंटू जी। बताओ ये बॉयंसी फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ध्यान रखना ए क्यूब को हम क्या बोलने जा रहे हैं, तो ए क्यूब को हम बोलने जा रहे हैं, बताओ ए क्यूब इस बॉडी का वॉल्यूम है कि नहीं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, बताओ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड ए क्यूब है कि नहीं है वहां पे, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हमने बोला वहां पे ए क्यूब को वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, तो यहां से बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है। जब भी हम बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला लिखा जाएगा वी इन। वी इन का मतलब होता है कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। यही हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ इतना। ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, ए क्यूब का मतलब हो गया इतना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, तो बॉयंसी फोर्स का मतलब हो गया वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या बन गया, जी। अच्छा इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, ए क्यूब को देखो जितना वॉल्यूम ब्लॉक का गया लिक्विड के अंदर, बताओ उतना ही लिक्विड उसने यहां पे डिस्प्लेस किया कि नहीं डिस्प्लेस किया। भाई पहले अगर ब्लॉक नहीं था तो इस पूरे रीजन में बताओ पहले लिक्विड थी कि नहीं थी, यहां पे पहले इस पूरे रीजन में लिक्विड थी कि नहीं थी। अब ब्लॉक ने उतनी लिक्विड को क्या कर दिया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो ए क्यूब है, ए क्यूब को हम बोले वहां पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बोलो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जो भी ए क्यूब है, ए क्यूब को हम क्या बोलने जा रहे हैं, ए क्यूब को हम बोलने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या दे देगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो m इंटू जी क्या देगा, वेट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो भी बॉयंसी फोर्स है उसको हम इक्वल किसके बराबर लिखें, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखो ऐसा भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। जितना ब्लॉक का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया उतना ही वॉल्यूम उसने लिक्विड का क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया वहां पर। तो हमने फॉर्मूला क्या लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और m इंटू जी क्या बन गया वहां पे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो जो भी बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स को हम कई बार लिखते हैं, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो भी बॉयंसी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिखा वहां पे। अब यहां से डेफिनेशन लिखो किसकी, बॉयंसी फोर्स की। लिखो वहां पे, whenever a body is brought, whenever a body is brought inside the liquid, whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid, whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid exerts. Whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid exerts forces over it. Then the surrounding liquid exerts forces over it. And the resultant of all these forces, and the resultant of all these forces is known as buoyancy force. Whenever a body is brought inside the liquid, then the surrounding liquid exerts forces over it, and the resultant of all these forces is known as buoyancy force, which is equal to weight of liquid displaced, which is equal to weight of liquid displaced, which is equal to weight of liquid displaced. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो वहां पे, buoyancy force depends upon, नेक्स्ट लिखो वहां पे, buoyancy force depends upon, buoyancy force depends upon। अब देखो buoyancy force किस पे डिपेंड करता है, तो buoyancy force तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, पहला लिखो वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और तीसरा डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। बॉयंसी फोर्स तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक है वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, दूसरा वहां पे क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और तीसरा वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों में से अगर कोई भी पैरामीटर चेंज होगा तो बॉयंसी फोर्स हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा अब लिख लो वहां पे, buoyancy force does not depend upon, buoyancy force does not depend upon the density of body। जो भी buoyancy force है वो बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल्ड है, सेम मान लो यहां पे भी वाटर है और यहां पे भी क्या है, तो लिक्विड हमारी सेम फिल्ड है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को लेके आ रहे हैं, और यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को लेके आ रहे हैं। तो यहां पे वाटर है,
यहां पे भी क्या है, वाटर। इस वाटर के अंदर दो ब्लॉक को लेके आ रहे हैं, ये दोनों ही ब्लॉक क्यूब हैं, ये दोनों ही ब्लॉक क्या है, क्यूब है, दोनों के डायमेंशन क्या है, सेम है। लेकिन फर्स्ट केस में ये ब्लॉक मान लो आयरन का है, और सेकंड केस में मान लो ये ब्लॉक हमारा किसका है, कॉपर का है। लेकिन दोनों का साइज क्या है, कॉपर का बोल दो या एल्यूमिनियम का बोल दो, तो बताओ आयरन की डेंसिटी अलग होगी, कॉपर की डेंसिटी अलग होगी। लेकिन बॉयंसी फोर्स बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। बॉयंसी फोर्स केवल डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, लिक्विड की डेंसिटी पे। और बताओ दोनों का वॉल्यूम इनसाइड क्या है, सेम। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी तो वही है कि नहीं है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, दोनों बॉडी पे लगने वाला जो बॉयंसी फोर्स रहेगा वो सेम रहेगा। हो सकता है ब्लॉक वुड का भी हो, भाई वुड के ब्लॉक को हम फोर्सफुली पानी के अंदर ला सकते हैं, तो हो सकता है एक ब्लॉक आयरन का हो, एक ब्लॉक वुड का हो, लेकिन दोनों पे लगने वाला बॉयंसी फोर्स क्या होगा, सेम होगा। रब करें, फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। इस तरह से यहां पे शो करो कंटेनर, यहां पे हम शो कर रहे हैं कंटेनर, और कंटेनर में क्या फील्ड है, कंटेनर में फील्ड है लिक्विड। इन्हें कोई जरूरी नहीं कि वाटर है, यहां पे हम एक लिक्विड की बात कर रहे हैं। और जो रोएल है, यहां पे लिखो रोएल, रोएल को हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो जो भी रोएल है, रोएल को हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जब भी हम किसी लिक्विड में ब्लॉक को लेके आएंगे, अगर हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड में किसी ब्लॉक को लेके आते हैं, तो तीन डायग्राम बनते हैं। या तो डायग्राम ऐसा होगा, या डायग्राम ऐसा होगा, जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर लेके आएंगे तो इस तरह के तीन केसेस बनते हैं। अच्छा, पहला केस कब देखा है प्रैक्टिकली ऐसा, अगर पानी है, मान लो पानी है, पानी में एक लकड़ी के ब्लॉक को लेके आओ, तो क्या होता है, वो ब्लॉक वहां पे क्या करता है, फ्लोट करता है। लेकिन जब ये फ्लोट कर रहा है तो इसका पूरा पार्ट पानी के अंदर है क्या, कुछ पार्ट लिक्विड के पानी के अंदर है, कुछ पार्ट पानी के बाहर है। अच्छा, ऐसा डायग्राम कब बनता है, अप्रोक्सीमेटली देखना, जब भी हम वाटर में आइस क्यूब को डालते हैं। कभी भी अगर तुम वाटर में आइस क्यूब को डालोगे तो आइस क्यूब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, फ्लोट करता हुआ, लेकिन उसका मैक्सिमम पोर्शन कहां है, अप्रोक्सीमेटली पूरा पोर्शन लिक्विड के अंदर है। और ऐसा डायग्राम बनता है जब पानी में एक लोहे के ब्लॉक को डाल दो, पानी में लोहे के टुकड़े को या कॉइन को डालोगे तो कॉइन कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये जो पहला केस होता है, इसमें हम बोलते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। सेकेंड केस में भी बॉडी क्या कर रही है, बस केवल डिफरेंस ये है कि इसका पूरा पोर्शन लिक्विड के अंदर है। और तीसरे डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पे बॉडी क्या कर गई है, सिंक कर गई है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर लेके आएंगे, या तो बॉडी फ्लोट करेगी या फिर बॉडी वहां पे क्या कर जाएगी, सिंक। अब यहां पे एक और सिंबल यूज करो, रो बी। जैसे रोएल का मतलब क्या था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो बी को हम क्या डिफाइन करते हैं, तो रो बी को हम डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ बॉडी।
रो एल क्या है? रो एल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो बी हमारा क्या है? रो बी है हमारा डेंसिटी ऑफ बॉडी। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, इसका मतलब है कि उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो कुछ न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे यही प्रॉपर्टी यूज की जाती है। अब मान लो यहां पे अगर हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो आप ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्स शो करोगे? अगर यहां पे हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ब्लॉक पे फोर्स क्या शो करोगे? एक तो शो करोगे ब्लॉक का वेट, दूसरा क्या है? ब्लॉक लिक्विड के अंदर आया है तो लिक्विड इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगी? बॉयंसी फोर्स, और ये बॉयंसी फोर्स क्या होगा? इसके अलावा कुछ होगा क्या? बॉयंसी फोर्स बन गया सराउंडिंग प्रेशर के कारण। अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो बॉयंसी फोर्स mg के बराबर है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, अब ये जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, इसको बोलो वॉल्यूम इनसाइड। तो वीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्यूम इनसाइड। तो वीन रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम इनसाइड, और वी को हम बोल रहे हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। वी को हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। अब बोलो, यहां पे अगर ब्लॉक का वॉल्यूम है तो आप क्या लिखोगे वहां पे? अबे बॉयंसी फोर्स को हमने क्या लिखा? इसको हमने लिखा वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ऐसा लिखोगे नहीं लिखोगे? मास को क्या लिखोगे? m ब्लॉक का मास है, और ब्लॉक के मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अब क्या होगा यहां से? g से g क्या होगा? कैंसल आउट होगा। अब जो भी बॉडी की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वीन बाय वी इंटू रो एल। अब बताओ, ये जो फैक्टर रहेगा, ये फैक्टर लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा यहां पे? अब बताओ, कोई चीज अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अगर लेस देन 1 है तो आंसर क्या होगा? छोटा ही होगा ना रोएल से। तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि रोएल की वैल्यू 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? इससे और छोटी हो गई नहीं हो गई? इसका मतलब है कि यहां पे कौन सी डेंसिटी ज्यादा होगी? रो बी कम होगी, रो एल। तो इस तरह से बॉडी कब फ्लोट करती है? इस तरह से बॉडी फ्लोट करती है जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी? कम होगी। अगर इस तरह से बॉडी फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब है कि रो बी लेस देन क्या होना चाहिए? रो एल होना चाहिए वहां पे। आया कि नहीं है? अब बताओ सेकंड केस में क्या लिखोगे? सेकंड केस में तुम बोलोगे कि ये बॉडी वहां पे फ्लोट कर रही है, लेकिन अब क्या हो रहा है? उसका पूरा वॉल्यूम क्या है? लिक्विड के अंदर। तो यहां पे भी अगर तुम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहां पे क्या शो करोगे? बॉयंसी फोर्स। बताओ, फिर से अगर तुम इक्वेट करोगे बॉयंसी फोर्स को mg से, तो अब बॉयंसी फोर्स क्या होगा? टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। भाई इसका पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। मास को क्या लिखोगे? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। v से g कैंसिल आउट होगा, vg, तो यहां पे क्या निकल के आएगा? रो बी इक्वल्स टू रो एल। तो इस तरह से कोई बॉडी फ्लोट कब करती है? जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के क्या होती है? इक्वल होती है। और थर्ड केस में अगर जाओगे तो बताओ ये ब्लॉक कहां जा रहा है?
जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ेंगे तो इस तरह से ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब बताओ, ये ब्लॉक अगर नीचे की ओर जा रहा है तो इसका मतलब mg ग्रेटर देन fb होगा कि नहीं होगा? भाई कोई बॉडी नीचे की ओर जा रही है, mg ग्रेटर देन fb, मास को क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, बॉयंसी फोर्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब बताओ यहां पे रिलेशन क्या निकल के आ गया? यहां पे रिलेशन आ गया रो बी ग्रेटर देन, वहां पे क्या हो गया? रो एल। तो इस तरह से बॉडी सिंक तभी करती है जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होती है? ज्यादा होती है। और ध्यान है, जब यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लेके चल रहे हैं? नेग्लेक्ट सरफेस टेंशन। अभी हम लोग सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो अभी बॉडी हमारे लिए क्या करेगी? सिंक करेगी। क्योंकि सरफेस टेंशन में क्या होता है? सरफेस टेंशन में लिक्विड के सरफेस पे एक फोर्स आता है और इसके कारण क्या होता है? स्टील की निडल पानी में फ्लोट कर जाती है कि नहीं कर जाती है? जबकि निडल को क्या करना चाहिए? क्योंकि निडल किसकी बनी है? स्टील की। तो अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करना है, और सरफेस टेंशन अगर नहीं है तो बॉडी की डेंसिटी जब भी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी बॉडी वहां पे क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी वहां पे। ऐसा में इतना रब करूं मैं से। फिर देखो यार, यहां पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया? एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। जो भी कंटेनर है, कंटेनर पे हमने किसको लाके प्लेस किया? ब्लॉक को। बताओ अभी अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या शो करोगे? यहां पे मान लो इस ब्लॉक का कुछ मास है, तो अभी अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कंटेनर का जो बेस रहेगा वो क्या अप्लाई करेगा? नॉर्मल। दूसरा तो नॉर्मल किसके बराबर है? देखो है कि नहीं आप? अब ये कौन सा फोर्स है नॉर्मल? ये नॉर्मल वो फोर्स है जो कंटेनर का बेस किस पे अप्लाई कर रहा है? तो कंटेनर के बेस ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया? वहां पे m इंटू जी। अब मैं अगर बोलता हूं कि ये कंटेनर है, कंटेनर में ब्लॉक पड़ा हुआ था और इस कंटेनर में अब हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड को लाके पोर कर रहे हैं। जो भी कंटेनर है उसमें हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड को लाके वहां पे पोर कर रहे हैं। लेकिन जब लिक्विड को लाके हमने फिल किया तो ब्लॉक अभी भी कहां है? अभी ब्लॉक कहां पे है? कंटेनर के कांटेक्ट में ही है। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है स्टील का ब्लॉक है, स्टील के ब्लॉक के ऊपर पानी भर दो तो क्या होगा? स्टील का ब्लॉक अभी भी कहां रहेगा? नीचे रहेगा। तो फर्स्ट केस में हमने क्या बोला? कोई वाटर या कोई लिक्विड नहीं थी और ब्लॉक के ऊपर लगने वाली नॉर्मल किसके बराबर थी? mg के बराबर थी। अब जब यहां पे हम ब्लॉक के चारों ओर या ब्लॉक के ऊपर लिक्विड को लाके फिल करेंगे तो ब्लॉक अभी भी किसके कांटेक्ट में? कंटेनर के बॉटम के कांटेक्ट में। तो कंटेनर का बॉटम अब इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा होगा? नॉर्मल n डैश अप्लाई कर रहा होगा। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये जो n डैश नॉर्मल है ये बढ़ेगी, घटेगी या फिर सेम रहेगी? हमें क्या बताना है? बताना है कि जो नॉर्मल लगने वाली है कंटेनर के बॉटम के कारण, जो नॉर्मल लगने वाली है वो नॉर्मल बढ़ेगी, घटेगी या फिर सेम रहेगी? बोल अब क्या होगा?
देखो, जो नॉर्मल लगने वाली है, नॉर्मल बढ़ भी सकती है, नॉर्मल घट भी सकती है। यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे नॉर्मल बढ़ भी सकती है, नॉर्मल घट भी सकती है। अब क्यों दोनों चीजें पॉसिबल हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ब्लॉक के सरफेस के ऊपर। अब देखो, एक केस ऐसा बन सकता है, पहला केस क्या पॉसिबल, जैसे ब्लॉक ये कंटेनर था, ये कंटेनर का बॉटम था, है ना। अभी जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, कोई भी सरफेस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होता है क्या? जब हम नेकेड आई से देखते हैं तब तो हमें हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, परफेक्टली प्लेन। लेकिन जब तुम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखते हो तो बॉडी इस तरह से होती कि नहीं होती है वहां पे? अगर बॉडी इस तरह से हुई तब तो जैसे ही हम पानी भरेंगे तो पानी ऊपर भी जाएगा, और बताओ यहां पे भी पानी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, अब यहां पे आ गया तो यहां पे भी कुछ प्रेशर बनेगा, यहां पे भी क्या बनेगा भाई, वाटर ऊपर है, वाटर नीचे भी है, तो P1 प्रेशर बना, P2 प्रेशर बना, कौन सा प्रेशर ज्यादा है? P1 कैसे ज्यादा होगा भाई? प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है ना, तो कौन सा ज्यादा है? P2 ज्यादा है ना। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण बॉयंसी फोर्स कहां आ जाएगा? तो अब मैं अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहां पे क्या शो करूंगा, एन डैश नॉर्मल, वेट mg, और लिक्विड के कारण वहां पे क्या आ गया, बॉयंसी फोर्स। अब बताओ ये ब्लॉक कैसा है, रेस्ट में, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, एन डैश प्लस एफ बी किसके बराबर? अब बताओ एन डैश कितना निकल के आ गया? अब जो एन डैश आएगा वो mg माइनस एफ बी आएगा कि नहीं आएगा वहां पे? देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो एन डैश नॉर्मल है वो एन डैश नॉर्मल हो जाएगी वहां पे क्या, mg माइनस एफ बी। अब बताओ नॉर्मल बढ़ गई या घट गई? तो कंटेनर ने अब जो फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स यहां पे क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। अच्छा, दूसरा केस ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है कि ये कंटेनर का बेस था, अब मान लो दोनों ही सरफेस जो हैं वो परफेक्टली क्या है, स्मूथ हैं। जैसे मान लो दोनों ग्लास के बने हैं, ये ग्लास का सरफेस है, ब्लॉक भी किसका है, तो अब बताओ इनके बीच में अब कोई पानी आ पाएगा क्या? भाई एक तरह से वैक्यूम बन गया कि नहीं बन गया, दोनों के बीच में कुछ आएगा ही नहीं वहां पे। अब बताओ यहां पे जब हमने वाटर को लाके फिल किया तो वाटर ऊपर है, इसके साइड में है, लेकिन नीचे जा पाया क्या? नहीं जा पाया ना। अब बताओ इस ब्लॉक के ऊपर प्रेशर हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ये वाला प्रेशर तो क्या हो गया, और यहां पे भी प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये प्रेशर जो रहेगा वो तो हो जाएगा P नॉट प्लस रो एल इंटू जी इंटू एच, डिपेंड करता है वाटर की हाइट कितनी है वहां पे। अब बताओ ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कहां लग रहा है? अबे प्रेशर ऊपर के सरफेस पे लग रहा है, लेकिन कहां लग रहा है, नीचे। अब बताओ प्रेशर इंटू एरिया क्या दे देगा? तो अब मैं अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, अब मैं अगर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो प्रेशर इंटू एरिया क्या दे देगा, लिक्विड के कारण लगने वाला फोर्स, वेट नीचे, नॉर्मल ऊपर। अब अगर देखोगे तो एन डबल डैश किसके बराबर, mg प्लस पी ए के बराबर वहां पर। अब बताओ नॉर्मल क्या हो गया, तो यहां पे अगर देखोगे नॉर्मल पहले कंपैरिजन में बढ़ गया, यहां पे नॉर्मल पहले के कंपैरिजन में डिक्रीज कर गया, और यहां पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल मेरा कैसा है, सेम।
क्लियर ना? अच्छा अब बताओ यहां पे ये जो फोर्स बना वाटर के कारण, ये जो फोर्स बना वाटर के कारण वो कहां है? नीचे। और मैंने क्या बोला है, लिक्विड के कारण अगर कोई फोर्स नीचे की ओर आया तो उसको हम बॉयंसी फोर्स नाम नहीं देंगे, उसको हम नाम क्या देंगे? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? ऊपर बनता तो हम इसको नाम देते बॉयंसी फोर्स, लेकिन ऊपर नहीं बना, ये कहां बन रहा है? नीचे, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? इसलिए इसको हमने नाम दिया है वहां पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। लिखा है इतना? यहां पे एक ब्लॉक, यहां पे एक कंटेनर, कंटेनर में वाटर फिल्ड है, तो यहां फिल कर रहे हैं वाटर को, और वाटर की डेंसिटी कितनी थी? 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाटर के अंदर हम एक ब्लॉक को लेके आ रहे हैं और ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। इस कंटेनर में किसको लेके आए? ब्लॉक को, और ब्लॉक वहां पे क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। अच्छा, जब ये ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो इसका वॉल्यूम जो लिक्विड के अंदर है वो V/4 है। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? ब्लॉक को हम लिक्विड में लेके आए, ब्लॉक फ्लोट कर रहा है और इसका कितना पोर्शन लिक्विड के अंदर है? 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब लिखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। तो हमें करना क्या है? हमें ब्लॉक की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक। बताओ क्या किया वहां पे ब्लॉक फ्लोट कर रहा है तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। बताओ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो क्या शो करोगे? ब्लॉक के ऊपर वेट, दूसरा ब्लॉक लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही है? बताओ इसके अलावा कुछ है क्या? अब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन लिखोगे बॉयंसी फोर्स किसके बराबर? वेट के। बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। कितना वॉल्यूम है? V/4, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मास को क्या लिखोगे? मास को लिखोगे ब्लॉक की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या हो गया? VG क्या होगा? कैंसल आउट होगा, और जो भी बॉडी की डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ वाटर बाय 4 होगी कि नहीं होगी वहां पर? अब CGS में जाओगे तो 1/4 ग्राम पर सीसी। देखो यही कि नहीं है वहां पे? और उसमें जाओगे तो 250 kg क्या हो जाएगा? 250 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा वहां पे।
आया समझ में? इतना पढ़ के देखना, अगले टर्न पे इसी के अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।